हेलो स्टूडेंट, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.6 पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने मेरे पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 के पार्ट 2 वीडियो। चलिए एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया आपको, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्री कासम की मिट्टी के बर्तन बनाने की कुटीर उद्योग है। ठीक है, कोई कासम है, उसकी मिट्टी बनाने की क्या अपना बिजनेस है, मतलब कुटीर उद्योग है। वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं। क्या करते हैं वो? निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तन की संख्या से 10 गुने से 40 रुपए अधिक होता है। मतलब प्रत्येक बर्तन पे होने वाला खर्च कितना खर्च है कि जितना बर्तन वो बनाता है ना, मैंने माना कि बर्तनों की संख्या x है, मान लो बर्तनों की संख्या x है, तो एक बर्तन पे लगने वाला खर्च को कितना बोल रहा है कि 40 गुणे x, 40 गुणे x नहीं 10 गुणे ना, मतलब 10 गुना है। 10 गुणे x से कितना अधिक है? 40 रुपए अधिक है। मतलब एक बर्तन पे होने वाला खर्च इतना है, कितना? 10x + 40। एक बर्तन पे खर्च होने वाला, ठीक है, एक बर्तन पे होने वाला खर्च 10x + 40 है। तो क्या बोला उसने? यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपए हो, मतलब पूरे दिन में जितने भी बर्तन बना रहा है वो उस सबको मिला के कितना रुपया बोल रहा है वो? 600 रुपया हो रहा है। 600 रुपया मतलब दिन भर में जितना भी बर्तन बना रहा है सबका मिला के 600 रुपया है। ठीक है, तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य तथा एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या हम बोलेंगे एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। क्या बोलेंगे? एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। मैं बोलूंगा माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। क्या बोला मैंने? माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। क्या है? x है। तो इसलिए एक बर्तन में लगने वाला खर्च, मतलब एक बर्तन बनाने में लगने वाला खर्च, ठीक है, उसने बोला भी है ना कि प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या से 10 गुना अधिक है। उसने बोल दिया कि जितने हमने बर्तन बनाए हैं उसका 10 गुने से 40 अधिक है, मतलब एक बर्तन पे लगने वाला खर्च। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि एक बर्तन को बनाने में लगने वाला खर्च बराबर क्या होगा? इसका 10 गुना 10x + 40 रुपए से अधिक है। मतलब इतना पैसा उसमें लग रहा है, मतलब एक बर्तन बनाने में इतना पैसा लग रहा है। तो पूरे एक दिन में कितना रुपए खर्च हो रहा है उसका? 600 रुपए खर्च हो रहा है। मतलब अगर मैं पूरे दिन में x बर्तन बनाता हूं और एक बर्तन में लगने वाला खर्च कितना है, तो पूरा खर्च कितना होगा? इसका गुणे इसके करेंगे ना हम लोग, इसका गुणे इससे करेंगे। अगर दिन में, बेटा कॉमन सी बात है, अगर दिन में मैं x बर्तन बना रहा हूं, x बर्तन सपोज करो मैं दिन भर में 20 बर्तन बनाया, एक बर्तन में लगने वाला खर्च होगा समझ लो 50 रुपए। एक बर्तन में लगने वाला खर्च मैंने माना 50 रुपए है, तो 20 बर्तन बनाने में कितना लगा खर्च? मतलब हम क्या करते हैं, 20 गुणे 50 कितना आ गया यहाँ पर? 1000 रुपए ना, 1000 रुपए आ गए। मतलब मैंने क्या किया
कि मुझे पता है कि बर्तन कितने बने दिन भर में बर्तन 20 बना और एक बर्तन में लगने वाला खर्च 50 रुपए है, तो 20 बर्तन पे कितना हुआ, 20 गुणे 50 किया मैंने। वैसे यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, इसलिए कुल खर्च, इसलिए बर्तन को बनाने में लगा कुल खर्च, इसलिए बर्तनों को बनाने में लगा या एक दिन में बोलो, एक दिन में, इसलिए एक दिन में मैं फिर से लिखता हूं उसको, एक दिन में बर्तनों को बनाने में लगा, एक दिन में बर्तनों को बनाने में लगा कुल खर्च कितना दिया था उसने, 600 दिया था, जो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना, मतलब इसके गुणे इसके बराबर होगा। तो इसलिए x गुणे 10x प्लस 40 बराबर कितना आ गया, 600। आई होप कि आप समझे लोगे कि उसको एक बर्तन में लगने वाला खर्च इतना है, एक बर्तन को बनाने में लगने वाला खर्च इतना है, और ऐसे उसने कितने बर्तन बनाए, x बर्तन बनाए, तो पूरा मिला के कितना खर्च हुआ, इसका गुणा इसके करेंगे तो 600 के बराबर ही होगा ना, क्योंकि उसने बोल दिया है, देखो बोल दिया है कि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य कितना बोला उसने, 600 बोल दिया। तो अभी क्या बोला उसने कि बर्तनों की संख्या कितनी है और उस पे लगने वाले खर्च कितने, एक बर्तन में लगने वाले खर्च कितने, वो हम लोग को करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसका अंदर गुणा करेंगे, सिंपल, इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा ये 10 गुणे x स्क्वायर प्लस 40 गुणे x, क्या होगा 40x बराबर 600, 600 को यहाँ पे लेके आएंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 बराबर 0। अब इसका खंड करेंगे, एक काम करते, देखो सब 10 के बारे में आते हैं ना, पहले 10 से भाग दे देते हैं। क्यों भाग दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग का जो सम्स हो जाएगा ये वर्ग समीकरण थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पे क्या होगा, 1 0 0 हट जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 का खंड ऐसा करना है कि माइनस करने पे हम लोग को प्लस 4 मिले। 10 गुणे कितना होगा, देखो 60 का खंड करेंगे, 10 गुणे 4 होगा, 10 गुणे 6 होगा, 60 हो जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4, मुझे प्लस 6 चाहिए तो बड़ा चिन्ह प्लस करने का मैंने पहले बताया है, तो 10 में से 6 गया तो 4 आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4x के प्लेस पे क्या आएगा, ये आएगा ना, ये क्या आपका 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। इसलिए यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे, x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा x प्लस 10, यहाँ पर 6 कॉमन आएगा, तो x प्लस 10 बराबर 0। मैंने आपको पहले बताया ये चीज कि जब हम माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदलता है, और खंड ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों का जो ब्रैकेट आंसर आएगा वो समान आना चाहिए। तो मैंने बताया भी था, अमीर एक जगह हो जाएगा और गरीब एक जगह, ठीक है। तो इसलिए x प्लस 10 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 10 या x बराबर 6। अब x का मान जो होगा माइनस में तो होगा नहीं, तो x बराबर क्या होगा, प्लस 10। क्यों माइनस में नहीं होगा, क्योंकि बर्तनों की संख्या है ना, माइनस में तो होगा नहीं, तो हम यहां बोल देंगे क्योंकि बर्तनों की संख्या रीड नहीं होती, बर्तनों की संख्या रीड नहीं होती, इसलिए x बराबर नहीं है किसके, माइनस 10 के, इसलिए x बराबर किसके है, 6 के। x बराबर किसके है, 6 के। तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए
एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या 6 है और एक बर्तन को बनाने में लगने वाला खर्च x के जहां पे x है वहां पे x का मान रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल आंसर। क्या फाइनल आंसर हमारा? इसलिए एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x ना, बर्तनों की संख्या x बराबर 6 है। क्या है? 6 है। और क्या लिखेंगे? और एक बर्तन को बनाने में लगने वाला खर्च, इसलिए एक बर्तन को बनाने में लगने वाला खर्च बराबर कितना होगा? यहाँ पे कितना दिया है? 10x प्लस 40। x का मान कितना था? 10 गुणे 6 प्लस 40, मतलब कितना हो जाएगा? 60 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपए। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा, कुछ ना समझा हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा आपको हर सम समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या दिया है वो देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन 7 में क्या दिया है? किसी नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं। यदि शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात करो। तो मैंने माना कि नदी के प्रवाह का वेग क्या है? x है। नदी के प्रवाह का वेग क्या है? x है। अब वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। किसी नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत बोला है, विपरीत दिशा में, मतलब अगर तुम्हारा नाव ऐसा बह रहा है, कौन? नदी अगर ऐसी बह रही है तो आपका नाव क्या है? नदी के दिशा के विपरीत आया। नदी के नाव से प्रवाह के विपरीत, मतलब जो प्रवाह था उसकी दिशा इधर है, तो आपका जो नाव है वो किधर होगा? इधर होगा। नाव की दिशा कहाँ होगी? इधर होगी। ठीक है, मैं क्या बोला? अगर तुम्हारा नदी जो जिस दिशा में जा रहा है, नदी की दिशा अगर इस जगह पर है तो नाव का दिशा किस जगह पर? इस जगह पर है। नदी जा रहा है ऐसे तो नाव आ रहा है ऐसे, तो उसका वेग कितना दिया है? उसका वेग दिया है कितना? 36 किलोमीटर दिया है। किसका? नाव का ले दिया है। फिर उसने बोला है और उसी स्थान से आने पर, वहीं से आने में प्रति को कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे लगते हैं। कितना? 8 घंटा। ठीक है, और शांत पानी में नाव का वेग, शांत पानी, जब पानी स्थिर है तो उसमें नाव का वेग कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। ठीक है, तो नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात करो। अगर मैं बोलता हूं कि नदी के प्रवाह का वेग x है, नदी के प्रवाह का वेग x है, ठीक है, यहां मैं क्या बोलूंगा? माना नदी के प्रवाह, जो नदी का प्रवाह है वो क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना नदी के प्रवाह का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का वेग मैंने कितना बोला? x बोला। ठीक है, फिर उसने बोला भी है कि शांत, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसीलिए नदी में नाव से
प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर है ना, तो हम क्या बोलेंगे, प्रवाह के विपरीत जा रहे हैं ना हम लोग, प्रवाह के विपरीत। अगर प्रवाह के विपरीत दिशा में होगा तो उसका जो मतलब वेग होगा वो कितना होगा। देखो अगर वेग ऐसा है, वेग का डायरेक्शन दिशा अगर ऐसा है और वेग ऐसे आ रहा है, नाव ऐसे आ रहा है, तो नाव का वेग और नदी के वेग में कहीं ना कहीं बोलते ना विपरीत हो रहा है। मतलब क्या होगा, अगर नाव का वेग जो होगा इससे ज्यादा होगा ना, देख के मालूम पड़ता है कि नाव इससे आगे निकल रहा है, मतलब जो नाव का वेग है नदी से ज्यादा होगा। तो नाव का वेग मैंने कितना बोला, 12। उसने बोला नाव का वेग दिया है, उसने कितना दिया है, 12 दिया है। देखो शांत पानी में नाव का वेग 12 दिया है, तो नाव का वेग 12 है और नदी का वेग मैंने कितना लिया, x। तो 12 में से x माइनस करूंगा, क्यों, क्योंकि लोग विपरीत दिशा में इसलिए माइनस करना पड़ रहा है। और माइनस किसमें से किसको करेंगे, नाव का जो वेग होगा उससे पानी के वेग को माइनस करेंगे, क्योंकि नाव का वेग और पानी का वेग दोनों का वेग विपरीत दिशा में। अगर एक दिशा में होता तो दोनों का हम जोड़ते, क्योंकि नाव का वेग भी है पानी का वेग भी है, तो उनकी स्पीड जो है, उनकी वेग जो है बढ़ जाती, दोनों साथ में जुड़ जाता, 12 प्लस x होगा, वो भी होगा उसमें, वो भी होगा। देखो आगे दिया है, ठीक है। फिर जाकर वापस आते हैं लोग, क्या बोला उसने, किलोमीटर जाकर वापस आते, वो गया। अभी जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो क्या आएगा, नदी की दिशा में ही आएगा ना, नदी की दिशा से ही आएगा, तो उसमें क्या होगा, नाव का वेग भी जुड़ जाएगा और नदी का वेग भी जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 12 प्लस x। तो मैंने क्या बोला, प्रवाह के विपरीत नाव का वेग क्या हो जाएगा, माना नदी के प्रवाह का वेग x है ना, तो प्रवाह के विपरीत क्या लिखूंगा, प्रवाह के विपरीत नाव का वेग, प्रवाह के विपरीत नाव का वेग कितना हो जाएगा, 12 माइनस x, क्या हो जाएगा, 12 माइनस x। और क्योंकि इसलिए अब प्रवाह की दिशा में रहेगा, तो प्रवाह के दिशा में नाव का वेग क्या होगा, 12 प्लस x। प्लीज इस चीज को जरूर समझना आप लोग, प्रवाह के दिशा में है, प्रवाह की दिशा में होगा तो 12 प्लस x होगा, 12 प्लस x दिशा में। अगर विपरीत होता आपका बहाव नदी का ऐसा जा रहा है और आपका जो नाव है वो इस दिशा में आ रहा है, प्रवाह ऐसे हो रहा है, नाव ऐसे आ रहा है, तो 12 माइनस x होगा, माइनस होगा। दिशा में होगा तो प्लस, विपरीत होगा तो माइनस। तो क्या था, प्रवाह के विपरीत नाव का वेग इतना होगा और प्रवाह की दिशा में नाव का वेग कितना होगा, 12 माइनस x। ये चीज को भूलना है। अब हम जानते हैं 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। क्या होता है, 4 बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो मुझे दूरी दिया है, कितना दूरी दिया है उसने, 36 किलोमीटर जाकर वापस आता है, मतलब दूरी दे दिया है कितना, 36 किलोमीटर, जाने का भी आने का भी, दोनों की दूरी क्या समान है, मैं जानता हूं। क्या बोलेंगे हम लोग, क्योंकि 4 या वेग बराबर भी होता है, हमें वेग दिया है यहाँ पर, तो हम वेग बराबर लिखेंगे, क्योंकि वेग बराबर होता है दूरी बट्टे समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो हमें किसका वेग दिया है, इसका वेग दिया है कितना, दोनों का वेग मिलाकर कितना दिया है, 12 दिया है। हम समय को यहाँ पे लेके आएंगे, वेग को नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि जब विपरीत दिशा में थी तो वेग अलग था और दिशा में थी तो वेग अलग था। दोनों को मिला के उन लोगों को समय कितना लग रहा है, समय जो लग रहा है कितना लग रहा है उसको 8 घंटे लग रहे हैं। तो समय दोनों के लिए कॉमन है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे वेग। समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे वेग। तो इसलिए आपका दूरी कितनी भी दूरी तो फिक्स दिया उतना कितना, 36 किलोमीटर लग रहा है ना, 36 किलोमीटर हम बोल देते हैं आपको। दूरी कितना हमारा 36 है। अगर विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, 12 माइनस x।
जाकर फिर आ रहा है ना, कितना किलोमीटर, उतना ही किलोमीटर आ रहा है। स्पीड क्या होगा 12 प्लस एक्स, स्पीड क्या होगा 12 प्लस एक्स, क्योंकि ये दिशा में बराबर कितना होगा, बराबर समय जो लगा है उसको कितना लगा है 8 घंटा। दोनों को मिला के समय कितना लगा है 8 घंटा, मतलब जाकर आने में दोनों मिला के कितना लगा है 8 घंटा। समझ लो उसको एकदम अच्छे से, प्रॉपर समझ लो एकदम। ये जो था दूरी बटे समय किसका था, विपरीत दिशा के लिए था। फिर दिशा में आने पर, प्रवाह की दिशा में आने पर दूरी उतना ही था, वेग कितना हो जाएगा 12 प्लस एक्स। समझे, दूरी का तो 36, विपरीत दिशा में क्या रहेगा वेग 12 माइनस एक्स। फिर धन होगा, दोनों को जाकर आने में लगाया धन होगा, धन 36 12 प्लस एक्स, क्योंकि उसकी दिशा में आ रहा है तो प्लस होगा, वेग बराबर 8, दोनों मिला कितना हो रहा है 8 घंटे हो रहे हैं। अभी हम लोग को इसको हल करना है बस। हल कैसे करेंगे देखो, 36 में ले रहा हूं कॉमन दोनों में से, तो आएगा 1/12 माइनस एक्स प्लस 1/12 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 8। गुणे में तो भाग में जाएगा और इसका सीधे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स धन 12 माइनस एक्स बटे 12 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स बराबर 8/36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर 4 9 36। ठीक है, 4 दूना 8 क्या, 4 9 36। फिर देखो ये आपका प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 12 12 हो जाएगा 24, 24 ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में a माइनस बी, ए ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर 2/9, 2/9 होगा। फिर धीरे गुणा कर सकते हैं या फिर 2 से काट सकते हैं, हम उसको 2 से काट सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 12 का वर्ग 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, काट सकते हैं हम लोग ऐसा, या तो फिर ये आपका गुणे में ना, तो यहाँ भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो क्या होगा नीचे आएगा ना 24, तो काट सकते हो तो भी चलेगा, फिर से गुणे में कर देना, आपकी मर्जी। समझे, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो धीरे गुणा कर लेते, क्या होगा 12 गुणे 9 बराबर 144 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 गुणे 9 कितना होगा 108 बराबर 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके आ गया प्लस 108 माइनस 144 बराबर 0, तो इसलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ का प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 14 में से क्या आएगा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, 36 बराबर 0, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। इसलिए एक्स वर्ग का क्या होता है वर्गमूल होता है, तो प्लस माइनस आता है 36, इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। अब क्योंकि आपका वेग माइनस में नहीं होता तो x बराबर क्या होगा -6 के नहीं होगा, तो x बराबर 6 हो जाएगा। तो बोलेगा हम लोग क्योंकि वेग रीड नहीं होता, वेग रीड नहीं होता, इसलिए x बराबर नहीं होगा -6 के, इसलिए x बराबर होगा +6 के, इसके +6। ठीक है, तो इसलिए शांत पानी में प्रवाह का वेग कितना होगा, नजदीक के प्रवाह का वेग कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो आप लोग लिख लोगे, क्या लिखोगे, इसलिए नदी के प्रवाह का वेग, इसलिए नदी के प्रवाह का वेग कितना होगा, x बराबर 6, क्या x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप नहीं समझे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं फिर कोशिश करूंगा आपको समझाने का, जब मैं लाइव आपका डाउट सॉल्विंग कराऊंगा तब। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते हैं। अब किसको अधिक लगते हैं? पिंटू को लगते हैं। किससे अधिक लगते हैं? निशु को। तो हम निशु को x ले लेंगे, पिंटू क्या हो जाएगा x + 6। क्वेश्चन से मालूम पड़ रहा है। क्या दिया क्वेश्चन में, फिर से देख लेते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते हैं। दोनों मिलकर वही काम 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे? तो खुद क्वेश्चन में मालूम पड़ता है कि हम क्या लेंगे, निशु को x से लेंगे तो पिंटू क्या हो जाएगा x + 6। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, माना निशु को काम करने के लिए निशु को काम करने के लिए x दिन तथा वही काम करने के लिए पिंटू को कितने दिन अधिक लगते हैं? x + 6 दिन अधिक लगते हैं। मतलब x + 6 दिन लगते हैं। ठीक है, x + 6 दिन लगते हैं। मैंने क्या माना निशु को काम करने के लिए x दिन लगते, x दिन तथा वही काम करने के लिए पिंटू को x + 6 दिन लगते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। माना निशु को काम करने के लिए x दिन तथा वही काम करने के लिए पिंटू को x + 6 दिन लगते हैं। तो एक चीज का ध्यान देना है यहाँ पर। एक चीज का क्या, यदि ध्यान रखना, जो वर्क होता है वर्क मतलब क्या, काम जो होता है वो लगने वाले समय मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका दिन। समय यहाँ पे क्या आएगा आपका दिन आएगा कि कितना दिन लग रहा है। ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे की क्या होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है। प्रतिलोमानुपाती मतलब क्या होता है, अगर काम करने के मजदूर मैं अगर बढ़ा दिया, जो होते ना काम करने वाले वर्कर जो होते काम करने वाले अगर मैं मजदूरों की संख्या बढ़ा दूंगा तो कोई घर बन रहा है, तो अगर मैं मजदूरों की संख्या बढ़ा दूंगा तो दिन कम लगेगा ना। अगर मैं मजदूरों की संख्या बढ़ा दूंगा तो दिन कम लगेगा। अगर मजदूरों की संख्या मैं कम कर दूंगा तो दिन ज्यादा लगेगा। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जो काम होता है, वो समय की क्या होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है। मतलब अगर मैं मजदूर बढ़ा दूं, काम करने वाले मजदूर बढ़ा दूं तो मेरे को समय कम लगेगा। अगर मैं काम करने वाले मजदूर कम कर दूं तो मुझे समय ज्यादा लगेगा ना, समय ज्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ जो लगाऊंगा ना, मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे दिन की बात कर रहा हूँ। दिन मतलब समय, कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 1 दिन की, 2 दिन की, कितना दिन। मजदूर ज्यादा होगा तो दिन कम लगेगा, मजदूर कम होगा तो दिन ज्यादा लगेगा। मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो दिन होगा वो किसमें होगा, 1/2 में होगा। किसमें होगा, 1/2 में। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा शर्तानुसार दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो क्या होगा, 1/x समय इसको लगेगा, 1/x + दिन इसको लगेगा। मिला के कितने दिन लग रहे, मिला के 4 दिन लग रहे। 4 दिन मतलब दिन नीचे आएगा ना, देखो यहाँ पर दिन नीचे आएगा। काम जो होगा प्रतिलोमानुपाती होगा किसके, समय के। बताया मैंने कैसे, अगर मैं मजदूर बढ़ाऊंगा तो समय कम लगेगा, दिन कम लगेगा, 1 दिन 2 दिन में काम हो जाएगा, घर 2 दिन में बन जाएगा। अगर मजदूर बढ़ा दूंगा तो
मजदूर कम लिया मैंने तो दिन अधिक लगेगा, जो काम 2 दिन में होता वो 10 दिन में होगा। समझ में आ रहा है? तो उसी के आधार पर हम लोग इसको करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं समय का, समय मतलब दिन का, तो हम लोग दिन की बात कर रहे हैं ना। देखो दिन, कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो दिन नीचे है ना 1/, में तो 1/, x दिन जो किसको लग रहा है, इशू को, धन 1/, x + 6 दिन किसको लग रहा है, पिंटू को। दोनों मिला के काम साथ में कर रहे हैं तो 1/6 दिन लग रहा है, मतलब 6 दिन लग रहा है, मतलब क्या होगा 1/, होगा ना। ठीक है, काम क्यों, काम तो वही है ना, तो काम इसलिए समान रहेगा, काम को हम लोग नहीं मानेंगे यहाँ पर, इसलिए क्योंकि हम लोग दिन की बात कर रहे हैं, कितना दिन लगेगा दोनों को, दिन की बात हो रहा है, तो दिन मतलब 1/, में ना, इसलिए 1/, लिखेंगे हम लोग, क्या अपॉन में 1/। तो इसको हम हल कर दें, इसको मैं रब कर दूं, इसको समझने के लिए आपको समझाने के लिए मैं लिखा था इसको, ठीक है, तो इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, इसका हम तिरक गुणा करेंगे, इसलिए इसका गुणा इधर, तो ये हो जाएगा x + 6 + x बटे, ये आपस में गुणा होगा, x + 6 बराबर 1/4, 1x 2x हो जाएगा, इसलिए ये हो गया आपका 2x + 6 बटे, इसका गुणा इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा x² + 6x बराबर 1/4। अब क्या करेंगे, इसका तिरक गुणा कैसे होगा जानते ही हो आप लोग, इसको हल करने के तरीके कौन से, तिरक गुणा, थोड़ा लाइन टेढ़ी दे रहा हूं तुमको जगह तो ज्यादा मिले। अब इसका आपस में गुणा होगा, इसका गुणा इसमें, बट आपस में नहीं होता, मैंने बताया हो ये कितनी बार आपको, धन होगा तो आपस में गुणा होता है, बराबर होगा तो खाली तिरक गुणा, तो क्या होगा इसका गुणा इसमें होगा, तो क्या होगा ये 4 × 2x + 6 बराबर, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका x² + 6x, ठीक है, x² + 6x। तो इसका आपस में गुणा करते हैं, 4 × 8x + 6 × 4 24 बराबर, ये होगा आपका x² + 6x। अभी क्या होगा, x को x से पास लेके आएंगे, मुझे वर्ग समीकरण बनाना है, वर्ग समीकरण का साधारण समीकरण क्या बताया आपको ऑलरेडी, क्या होता है ax² + bx + c बराबर 0 करना होता है, मतलब जो भी x² को x² के पास लेके आओ, मतलब कि साधारण समीकरण में करना होता है, वो कैसे करते हैं हम ऑलरेडी 2.1 2.2 2.7 सब में सीख चुका है हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये सबको यहाँ पर लेकर आएंगे, तो 0 बराबर ये हो जाएगा x² + 6x, ये होगा यहाँ पर -8x, ये होगा यहाँ पर -24, इसलिए इसको मैं ऐसे लिख दूं, x², 8x में से 6x गया तो कितना आएगा -2x, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, ठीक है, -24 बराबर 0। अब खंड ऐसा करेंगे कि माइनस करने पर मुझे -2 मिले, तो क्या होगा 6 × 4 24, 6 में से 4 गया 2 आएगा, बट मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 24 चाहिए ना, क्या चाहिए मुझे 24 चाहिए, 6 4 हो जाएगा 24, मुझे -2 चाहिए ना, तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए x² - 6x + 4x -24 बराबर 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे, x - 6, यहाँ कॉमन क्या है 4, x - 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ बाहर प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता, माइनस होता तो बदलता, अब ये दोनों ब्रैकेट समान आना चाहिए, समान आ गया, इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका x - 6, यहाँ हो जाएगा आपका x + 4 बराबर 0, इसलिए x - 6 बराबर 0 या x + 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना होगा 6 या x बराबर कितना होगा -4। अब यह x हमारा क्या था, दिन, समय हमेशा नेगेटिव नहीं होता, माइनस में नहीं होता, रीड नहीं होता, तो दिन भी क्या होगा, माइनस में नहीं होगा, तो बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि दिन रीड में नहीं होता, क्योंकि रीड में नहीं होता, इसलिए x बराबर नहीं है किसके, -4 के, इसलिए x बराबर किसके, 6 के, x बराबर -4 के नहीं है, तो x बराबर किसके होगा, 6 के होगा। तो इसलिए निशु को काम करने के लिए 6 दिन
लगते हैं, वही काम करने के लिए पिंटू को 6 + 6 मतलब 12 दिन लगते हैं। ठीक है, हम उसको लिख लेंगे यहाँ पर सेम टू सेम स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? इसलिए निशु को काम करने के लिए x मतलब क्या? 6, x बराबर 6 दिन लगते हैं तथा पिंटू को कितने दिन लगते हैं? x + 6 ना, मतलब कितना? 6 + 6 मतलब कितना? 12 दिन। कितना? 12 दिन लगते हैं। ठीक है, 12 दिन लगते हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि आप ये क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है देख लेते हैं। संख्या 460 को किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक है तथा शेषफल 1 आता हो तो भागफल तथा भाजक कितना होगा, हमें ये बोला गया है। तो देखो हमें सिंपल क्या दिया उसने कि 460 को हमें किससे भाग देना है? कोई प्राकृतिक संख्या, मैं मानता हूं वो x है, मैं मानता हूं क्या? x है। तो उसने क्या बोला है कि जो भाजक, ये भाजक होगा हमारा ना, नहीं भागफल। इससे बोला है भाग देने पर जो भागफल होगा ना, भागफल, ये भागफल होता है। भागफल जो है भाजक का 5 गुना है और से 6 अधिक है, मतलब 5 गुने से 6 अधिक है, तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। अगर आपको नहीं पता है तो यहां मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि जो ये होता है आपका भाज्य होता है, ये जो आपका भाजक होता है, ये जो आपका भागफल होता है, और जो शेष जो नीचे बचना है वो क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक है, हल करने के बाद जो नीचे आपको बचता है वो क्या होता है? शेषफल होता है। तो जो अंदर वाला होता है वो भाज्य होता है, ये जो होता है आपका भाजक होता है, ये जो होता है आपका भागफल होता है, ये जो आता है आपका शेषफल होता है। तो क्वेश्चन फिर एक बार देख लेते हैं, अगर आप नहीं समझे हो तो। उसने बोला है कि 460 को किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, मैंने x ले लिया, तो बोला जो उसका भागफल था, भागफल वो भाजक के 5 गुना, भागफल तो यही होता है ना, तो जो भागफल है भागफल वो भाजक का 5 गुने से 6 अधिक है। 6 अधिक मतलब +6 करूंगा, और शेषफल कितना है? 1 है। शेषफल कितना है? 1 है। तो उसने बोला है भाज्य मतलब भाजक और भागफल क्या होगा बताना है मुझे। क्या? भाजक और भागफल क्या होगा हमें वो बताना है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? माना कि मेरा भाजक क्या है? भाजक x है। क्या है? x है। दो तरीके करने के, आप चाहो तो यहाँ बोला है 460 को किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, तो हम यही मान सकते हैं कि माना वो प्राकृतिक संख्या x है, x से भाग देने पर, या तो तुम सिंपल ही बोल सकते हो कि माना भाजक हमारा क्या है? x है। तो मैं यहां मानता हूं भाजक हमारा x है, आप चाहो प्राकृतिक संख्या भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा? माना भाजक x तथा भागफल क्या होगा? भागफल, उसने बोला ना भागफल जो क्या होगा? भाजक के कितना होगा? 5 गुणे से 6 अधिक होगा ना, और शेषफल कितना दिया है? माना भाजक कितना x है तथा भागफल कितना है? 5x + 6 है। ठीक है, और शेषफल क्या है हमारा यहाँ पर? शेषफल बराबर 1 है। ठीक है, शेषफल क्या हमारा? 1 है। अगर आपने 8 और 9 का एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला में देख लेते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने 8 और 9 में किया था। क्या किया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी 8 और 9 में किया था।
तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ये सम्स को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो देखो हम जानते हैं क्योंकि 1700 जो था हमारा हो गया, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो इसलिए हमारा भाज्य क्या होगा, देखो जो अंदर वाला होता है भाज्य होता है, तो हमारा भाज्य क्या है 440 बराबर, इसलिए भाजक क्या है हमारा, भाजक x है, x होगा। भागफल क्या है हमारा, भागफल है 5x + 6 है। शेषफल कितना है, 1 है। शेषफल कितना है, 1 है ना। अब इसको हम लोग हल करेंगे और हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो इसलिए 460 बराबर गुणा करो तो ये हो जाएगा आपका 5x² + 6x + 1। इसका गुणा होगा इसमें ब्रैकेट में, ये कोष्ठक में गुणा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको वहां पे लेके जाएंगे, तो 0 बराबर, इसलिए 0 बराबर ये हो जाएगा 5x² + 6x + 1 - 460। इसलिए यह हो जाएगा आपका 5x² + 6x - 459 बराबर 0, ठीक है। अभी हम लोग इसका खंड करेंगे। खंड कैसे करेंगे, खंड इस तरीके से करेंगे कि इसका गुणा इसमें करेंगे हम लोग, और खंड करने पर हमें कितना मिलना चाहिए, माइनस करने पर +6 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे खंड होगा इसका। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। सबसे पहला 5 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 459 का हम लोग किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे ना, 5 से करेंगे, 5 होगा, 5 9 45, 4 यहाँ पे लगा, 5 25 25, 25 4 29, 2 यहाँ पे लगा, 5 4 20, 2 22। 22 का खंड ऐसा करेंगे कि माइनस करने में मुझे कितना मिला, +6 मिलना चाहिए। तो करते हैं, 5 से जाएगा 5 4 20, इधर लगा 2, 5 25 25, 25 4 लगा, ठीक है, 4 यहाँ पर आया, 5 9 45। फिर किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, 3 बचे 15, 3 3 9, ठीक है। फिर जाएगा 3 से, 3 बचे 15, 3 1 3, फिर जाएगा 3 से जाएगा, आ जाएगा 3 1 3, 2 यहाँ पे लगा, 3 7 21, फिर क्या आएगा 17 1 17, ठीक है। मुझे माइनस करने पर +6 मिलना चाहिए, ध्यान देते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 होगा, नहीं जाएगा। 17 × 3, 7 21, यहाँ पे लगा, 3 1 3, 3 2 5, 51 हो गया। 5 का 15, 15 दूना 5 का 15, 45 होगा। 45 में से आपका 51 क्या होगा, 6 आ जाएगा ना, मतलब 51 में से 45 मतलब आपका कितना, 45 माइनस करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। 51 में से 45 करना आपका 6 मिल जाएगा, देख लो आप लोग। अब मुझे +6 चाहिए, तो यहाँ आएगा आपका प्लस, यहाँ आएगा आपका माइनस, ठीक है। ये मैंने खंड करके इस तरीके से निकाला है, आप लोग भी इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। गुणा करने पे कितना इतना आया, तो इसका खंड कितना होगा, 51 होगा, 45 होगा, ठीक है ना। माइनस करने पे क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा ना, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। मुझे माइनस करने पे चाहिए था, देख लो, माइनस करने पर +6 चाहिए था, तो माइनस करने पर +6 आ गया, ठीक है ना। चलो इस सब में आप लोग को इजी वे में समझा के कराया, मैं चाहे डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आप लोग को बताया कि देखो मैं कैसे करता हूँ। गुणा करने के बाद उसका मैं खंड करता था, खंड करने के बाद देखता था ऐसा मल्टीप्लाई करके कौन सा टर्म ऐसा आएगा, कौन सा नंबर ऐसा आएगा कि इसको माइनस करने पर मुझे +6 मिलेगा, और गुणा करने पर फिर से यही मिलेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 5x² और +6 के जगह पे क्या आएगा, ये आएगा ना, प्लस मैं पहले वो लिखता हूँ 45 वाला, -45x + 51 + 51x - 459 = 0। 5x² - 45x + 51x - 459 = 0। इसको रब कर दूं मैं, इसका कोई नीड नहीं है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया, ठीक है।
अब देखो इसमें से कुछ कॉमन है तो हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है इसमें, देखो कॉमन क्या है इसमें 5 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो इसलिए यहाँ आपका 5x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा खाली आपका x, 9 45 ना, 45 बचेगा, 5 9 कितना होता है 45, x में ऑलरेडी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, +51 कॉमन है, कितना +51 कॉमन है, तो x माइनस कितना आएगा, 51 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा, क्या बचेगा 9। देख सकते हो क्या होगा, 9 एकम 9 और 9 बचे 45, ठीक है ना। 51 कॉमन होगा ना 51, तो देखो 51 गुणे 9, 9 एकम 9 होगा और 9 बचे 45 होगा, ठीक है ना। तो 51 कॉमन लिया मैंने, इसलिए तो यहाँ पर होगा x माइनस 9, यहाँ होगा आपका 5x प्लस 51 बराबर 0, ठीक है। तो इसलिए x माइनस 9 बराबर 0 या 5x प्लस 51 बराबर 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 9 या आपका x बराबर हो जाएगा -51/5। देखो ये वहां पर गया तो माइनस हो गया, बड़े बता दो बाद में गया, ठीक है। अब हमारा x क्या था, प्राकृतिक संख्या था, उसने बोला था कि 460 को किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, 1 2 3 4 5, क्योंकि हम बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि x यह प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है जो रीड में नहीं होती, इसलिए x बराबर क्या होगा 9, समझा, x बराबर क्या होगा 9, हम बोलेंगे इसलिए पहला x बराबर नहीं होगा किसके, -51/5 के, इसलिए x बराबर क्या होगा 9 के, x बराबर 9 आ गया, तो क्या हो गया हमारा भागफल, भाजक कितना आ गया 9, भागफल कितना होगा 5 गुणे 9, हम इसको हल करेंगे, इसलिए जो भाजक होगा, भाजक मतलब x बराबर कितना है 9 और भागफल कितना होगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, भागफल बराबर कितना था मेरा 5x प्लस 6, मतलब 5 गुणे x कितना था 9 धन 6, 5 9 45 प्लस 6 कितना आ गया आपका 51, ठीक है, 51 आ गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 10 में आपको, देखो संलग्न समलंब चतुर्भुज, आप लोगों को दे दिया समलंब चतुर्भुज दिया है, जो कैसा है, कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, यहां से कुछ लंब दिया गया, लंब, ये लंब क्या है आपका M है, क्या है M, ठीक है, ये लंब क्या है आपका M है। यहां से लेके यहां तक की दूरी जो आपका 2x + 1 है, ये दूरी आपका AB जो है x है, ये जो दूरी है वो क्या है x - 4 है, ये जो दूरी क्या है x - 2 है, ठीक है। ये सब दूरी आपको दिया गया है, ठीक है। बोला गया है संलग्न समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर किसके, CD के, AB समांतर किसके, CD के, और ऑफ कोर्स होगा ये समलंब चतुर्भुज है, सामने वाली भुजा क्या होती है, समांतर होती है, सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया क्षेत्रफल हम लोग को 33 दे दिया है, 33 वर्ग सेंटीमीटर। तो आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर दी गई कृति पूर्ण करो और चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। अभी कृति क्या हम लोग को पूर्ण करने बोला गया है, तो हम लोग कृति को पूर्ण करते हैं। कृति में क्या दिया गया हम लोग को, पहला हल में कृति में क्या दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD ये आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज है, क्या है ये, समलंब चतुर्भुज
है, ठीक है। और क्या दे दिया है कि AB क्या है, समांतर है किसके, CD के। AB क्या है, समांतर है किसके, CD के। AB समांतर CD के क्या है, समांतर है। तो देखो कभी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको बुक में ऑलरेडी दिया भी है। क्या होता है, समांतर भुजाओं का योगफल। क्या, समांतर भुजा क्या दिया है यहाँ पर, ABCD दिया है ना, मतलब AB धन CD समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है, ये उसकी ऊंचाई होती है, ये चाहे ये लो चाहे ये लो एक ही होता है। देखो आपको एक दिया है यहाँ पर AM क्या है, उसकी ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई। कितने बच्चे बोलते हैं AD ऊंचाई है क्या सर, BC ऊंचाई है क्या। AD और BC आपकी ऊंचाई नहीं है, वो तो तिरछा है। ऊंचाई के लिए मैंने आपको याद है ज्योमेट्री का मैथ्स 2 में आपको बताया था कि ऊंचाई क्या होती है, कि वो समतल से जमीन से लेके इसके माथे तक कितना उसका परपेंडिकुलर, मतलब कितना उसका लंब है। अगर वो लंब होगा तभी ऊंचाई गिनाएगा, वरना वो ऊंचाई नहीं गिनाता, ठीक है। तो आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई चाहे आप ये वाला लो जो AM दिया है, यहाँ पर आपको M दिया है ना, AM दिया है यहाँ पर, आप अभी तो आपको ये दिया नहीं है, चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों एक ही है, मतलब ये वाला जो आपके आकृति में दिया तो नहीं है, बट ये तो दिया है ना, ऊंचाई एक ही होता है। जो इसका मान होगा वो इसके मान के बराबर होगा। मैं आकृति आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ऑलरेडी आपको फॉर्मूला दिया है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो बोलूँ याद कर लो, एग्जाम में अगर नहीं आया तो ऐसा, और कभी काम आ गया आपको तो इसलिए याद कर लो। चतुर्भुज ABCD क्या आपका समलंब चतुर्भुज है, आपको AB समांतर CD दे दिया है, इसलिए चतुर्भुज ABCD जो क्या होगा, 1/2 होगा AB धन CD। देखो आपको ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई क्या आएगा, AM। ऊंचाई क्या आएगा, AM। इसको फिल कर दो, AM आएगा, ठीक है। अभी आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 33 बराबर 1/2। AB का मान कितना है, AB का मान x है। CD का मान कितना है, CD का देखो 2x प्लस 1 है, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया हम लोग को, ऊंचाई AM दिया है x माइनस, ऊंचाई दिया है x माइनस 4। क्या दिया है, x माइनस 4, ठीक है। मतलब मैं इसलिए देख रहा हूं कि आपको कहां कहां बॉक्स है वो आप फिल कर सको, इसलिए देखो ये आपका बॉक्स में, तो आप इसको फिल कर देना। फिर इसको कैसे हल किया उसने, देखो इसका गुणा इसमें कर दिया है, इसका गुणा इसमें, बाद में ना तो गुणे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 66 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6। यहाँ क्या हो जाएगा 2x और 1x, कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा आपका x माइनस 4, ये आपका बॉक्स के अंदर आएगा, ये भी आपका बॉक्स के अंदर आएगा, ठीक है, बॉक्स के अंदर आएगा। फिर उसने क्या किया, उसका अंदर गुणा किया, मतलब क्या किया, कोष्ठक गुणा किया। अगर कोष्ठक गुणा डायरेक्टली करवाओ तो अच्छी बात है, वरना हम लोग को एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे सर, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ क्या होगा 66 बराबर क्या होगा, अंदर गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका 3x², 4 × 12 क्या हो जाएगा 4x। इसका गुणा पहले इसमें करने का, फिर इसका गुणा इसमें करने का, फिर इसका गुणा इसमें करने का, इसका इसमें करने का, तो कितना हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे ना अभी, तो क्या हो जाएगा प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, ठीक है। हम लोग को वर्ग समीकरण तैयार करना है, 66 को वहां पे भेज दो, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3x², यहाँ हो जाएगा आपका 3x, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 66 तो आएगा 0, यह आएगा आपका 3x² माइनस 3x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये हो जाएगा आपका 70, ठीक है। कितना हो जाएगा 70। अब क्या करेंगे हम उसका, देखो वर्ग समीकरण बन गया, हाँ वर्ग समीकरण बन गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस 70 बराबर 0। ये आपका ब्रैकेट के अंदर, किधर है, ब्रैकेट के अंदर। तो उसको लाने के लिए आपको ये 3 स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट कर पाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो फिर आगे हम लोग करेंगे, आगे हम लोग खंड करना है, इसका खंड करके मान निकालना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग।
खंड कैसे करेंगे, देखो खंड कैसे करेंगे, 10 7 त्रिक 21 होगा, 210 का खंड ऐसे करना है कि मुझे माइनस करने पर -3 मिलना चाहिए। तो क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 210 का खंड हम लोग कर लेते हैं 1 करेगा तो यहाँ पर, क्योंकि माइनस कर ले मुझे 3 चाहिए, तो 2 से जाएगा 2 1 कम 2 0 2 बचे 10, 5 गुना 10 5 1 कम 5, 7 त्रिक 21, 3 1 कम 3। ठीक है, देखो 5 गुना 10 होगा, 7 त्रिक 21, 21 में 10 जाएगा तो कितना आएगा, 11 आएगा, नहीं मुझे 3 चाहिए, 5 3 15, 7 गुना 14, तो भी नहीं होगा। तो कैसे होगा, 5 7 35, 3 दूना 6, तो भी नहीं होगा। कुछ गड़बड़ किया गया हमने यहाँ पे, कहीं पे चेक कर लेते। यहाँ पर 3x² होगा माइनस यहाँ गड़बड़ कर दिया आपने, 4 तिहाई होता है 12, 4 तिहाई होता है 12, सॉरी बच्चों 4 तिहाई होता है 12, ये वहां पर गया, फिर ये हो जाएगा x, फिर हो जाएगा 4 1 कम 4, फिर ये कितना आएगा आपका 11 आएगा, कितना आएगा 11, फिर कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ आएगा आपका कितना 11 आएगा। अब हो सकता है, सॉरी हमने मल्टीप्लिकेशन में तो रॉन्ग कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे कितना आएगा 11 आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 21 और 10 ना, 21 और 10, तो ये करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी हो गया, फिर 21 और 10 ये 4 है, 21 और 10, 21 और 10, क्योंकि 21 से 10 जाएगा कितना है 11 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 बराबर 0। तो यहाँ से आप क्या लोगे, 3x कॉमन ले लोगे, 3x कॉमन लोगे, यहाँ खाली x आएगा, 3 7 21, x बाहर ले लिया ना हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। ये तो ब्रैकेट सेम आना चाहिए, ये सेम आ गया, तो यहाँ होगा x माइनस 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x, यहाँ क्या आएगा 3x, 3x 10 धन बराबर 0। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा x माइनस 7 बराबर 0 या 3x प्लस 10 बराबर 0। इसलिए x बराबर हो जाएगा 7 या x बराबर हो जाएगा -10/3 हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी x तो आपका माइनस में होगा नहीं, तो x बराबर क्या होगा 10 होगा, क्योंकि भुजा आपका माइनस में होता नहीं है, तो हम यहाँ बोल देंगे, क्योंकि आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, शायद उसको रब कर सकते हो आप लोग, बोलेंगे हम लोग क्योंकि भुजा रीढ़ में नहीं होती, इसलिए x बराबर नहीं है किसके, -10/3 के, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, कितना आ जाएगा 7। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेना, x बराबर कितना आएगा आपका 7 आएगा। ठीक है ना, अभी इससे हम निकाल देंगे, क्या निकालना बोला हम लोग को, रीड में नहीं होती, इससे हम क्या बोलेंगे AB का मान, CD का मान हमें निकालना है, BC का मान निकालना है ना, AB और BC का मान निकालना है, फिर AD का मान निकालना है, AD का मान जो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होता है, क्या हम यहाँ बोलेंगे, इसलिए AB बराबर कितना आएगा x, जो कितना है 7 है, फिर क्या बोला है DC बराबर कितना दिया है हम लोग को 2x प्लस 1, कितना होगा 2 गुणे 7 प्लस 1, 7 गुना 14 प्लस 1, मतलब कितना आ गया आपका 15, DC कितना आ गया 15, BC हो गया। फिर AD जो है BC के बराबर होता है, ठीक है ना, AD जो है किसके बराबर होता है, BC के बराबर होता है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज में। तो x माइनस 2, x का मान कितना था 7 में से 2 गया, ये आएगा आपका 5। ठीक है, सब हो गया आपका। तो अगर चाहो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो आपको फिल करना होगा फिल भी कर सकते हो। चलो।